वेलकम टू गिलगित टीवी प्रोग्राम आज की बात में मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। नाजरीन, गिलगित का हल्का नंबर 2 उन हलकों में शुमार होता है इसका, जो कि ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा टफ़ भी है। यहाँ पे कंपटीशन बड़ा टफ़ होता है। इसी हलके से जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो भी कंटेस्ट करते हैं। दूसरी पार्टीज़ के भी टफ़ कैंडिडेट्स हैं और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जमील अहमद साबिक़ा डिप्टी स्पीकर भी इसी हलके से कंटेस्ट करते हैं। 2 दफ़ा ये रनर अप रहे हैं। टफ़ टाइम दिया इन्होंने पिछले इलेक्शन में भी हाफिज़ रहमान को, और इस दफ़ा भी इनके इरादे कुछ ज़्यादा दूसरी पार्टीज़ के लिए ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने जमील अहमद साबिक़ा डिप्टी स्पीकर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़हमत दी है। जमील साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपका हलका बड़ा टफ़ तो है, 2 दफ़ा आपने कंटेस्ट तो खूब किया, इस दफ़ा के क्या चांसेस हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि ये जो प्रोग्राम टीवी वेब टीवी के नाम से आपने शुरू किया है, एक तो इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हुकूमती सतह पर, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमती सतह पर और इस्लामाबाद तक इसके असरात जाएंगे और ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मैं समझता हूँ बहुत मुफीद आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है हल्का 2 का, तो हल्का 2 के इलेक्शन वाकई बहुत टफ़ इलेक्शन होते हैं। पिछले इलेक्शन आपने देखा, एक नैरेटिव मुस्लिम लीग ने बिल्ड किया पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और ख़ुसूसन इस हल्के में कि हम एक सेक के नाम से वज़ीर आला लाना चाहते हैं, तो उस पे वो कामयाब हो गए। सुन्नी वज़ीर आला के नाम से एक पूरी मुहिम चलाई गई। ये किसने चलाई आपके ख्याल में? ये सीएम ने चलाई। क्योंकि सीएम के बाज़ बयानात तो मुझे अब भी याद हैं, जिससे आप बेशक इत्तेफाक न करें। उन्होंने कहा था कि हम फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये उनके बयानात उस वक्त के थे। यानी वो बयानात के हद तक थे। आप चूँकि इस हल्के के वोटर भी हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि किन किन तंजीमों से ऐलान कराया गया। वाज़ेह मिसाल है, तंजीम अहले सुन्नत ने ऐलान किया, उनका वाज़ेह ऐलान था। वरना पिछले इलेक्शन में हफीज़ुर रहमान तो मुझसे 1000 वोट पीछे थे। दीदार साहब जिसमें जीते थे, मैं रनर अप था, मेरा और दीदार साहब में 4 की 500 का फ़र्क था, और मौजूदा सीएम हफीज़ुर रहमान साहब मुझसे भी 1000 पीछे थे। तो ये वोट जो बढ़ गए, इसकी वजह ये थी कि जितनी यहाँ जमातें थी, कलअदम जमातें थी या अहले सुन्नत को जो रिप्रेजेंट करती थी, उन सब ने एक बयानिया बनाया था कि हम हफीज़ुर रहमान को जिताएंगे, और हफीज़ुर रहमान ने उनसे शायद कुछ कमिटमेंट किए होंगे कि इसको हम सुन्नी वज़ीर आला लाएंगे। और वो असरात न सिर्फ इस हल्के में पड़े बल्कि सराउंडिंग के जितने हल्के में थे, जहाँ जहाँ अहले सुन्नत की आबादियाँ थी, वहाँ सब ने मुस्लिम लीग को तकरीबन, ऐसा नहीं है कि सब ने किया, लेकिन उसके असरात पड़े। अब अहले सुन्नत इस हल्के में हफीज़ुर रहमान ने जितने वोट लिए हैं उससे इतने ही उसके अगेंस्ट भी पड़े हैं जितने बाकी कैंडिडेट्स हैं। मैं था, पीटीआई का फतहुल्लाह साहब थे और जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी वोट लिया। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात पड़े और उसको पूरा मैनेज किया गया। 2 शरीफों ने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैनेज किया था। उस वक्त राहील शरीफ साहब थे और मियाँ शरीफ साहब थे, और बयानिया यह बनाया कि सी पैक यहाँ से गुज़र रहा है, तो इसलिए यहाँ ऐसी हुकूमत चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं जमील साहब के मजहबी जो सपोर्ट इन्होंने ली, ये तो गिलगित बल्तिस्तान की हकीकत नहीं है कि यहाँ पे तो सपोर्ट तो करते हैं। आपने भी यकीनन कोशिश की होगी, किसी और ने भी की होगी, फतहुल्लाह ने भी की होगी, लेकिन गई फिर हफीज़ुर रहमान के पास। नहीं, मजहबी सपोर्ट वोट के लिए हर एक आलिम के पास भी जाना होता है, हम भी जाते हैं, लेकिन पूरा एक बयानिया बना के एक फ़िरके के नाम से इलेक्शन लड़ना, अब ये मुख्तलिफ जमातें लड़ती हैं, जैसे MWM है, ITP है, सुपा साहबा है, यानी वो जमातें दीनी सियासी जमातों के नाम से लड़ती हैं। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून भी लड़ती, लेकिन मुस्लिम लीग नून का बुनियाद या बयानिया ये नहीं था। पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में हफीज़ुर रहमान साहब ने बनाया, और उसके असरात आज तक, आप चूँकि बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, आपको ज़्यादा मालूम है, आज तक उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में आज तक मौजूद है, और आइंदा क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। चले, उस वक्त तो उधर शरीफ थे, अब तो वहाँ पे शरीफों की हुकूमत भी नहीं है।
इस इलेक्शन में आप अपने आप को कहाँ फील करते हैं? देखो, ये बात पिछले इलेक्शन में हम समझते हैं 2 बयानिए हुए, लेकिन उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए, गिलगित का हल्का 1 और 2 हम्म, दोनों वफाक में जो जमातें थी उसके अगेंस्ट जीते। अगेंस्ट ये भी एक तारीख है। अच्छा, उससे पहले हाँ, उससे पहले पिछले इलेक्शन से पहले, जैसे पिछले इलेक्शन में हम पीपल्स पार्टी हार गई, मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हल्का 1 भी 2 भी वहाँ मजहबी जमातों के लोगों ने जीता। उससे पहले भी इमायतुल्लाह साहब जीते। ये इस तरह ऐसा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि वफाक में जो हुकूमत, वैसे भी ये एक मिथ बनाई गई है मेरे नज़दीक। गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आप नज़र डालें, 1974 से लेके कि जो वफाक में जो गवर्नमेंट आएगी नहीं, उसकी ऐसा नहीं है। ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि 1974 से लेके 2015 तक असेंबली का रिकॉर्ड निकाले, पीपल्स पार्टी सब हर वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। ठीक है, तो बाद इसमें में हुकूमत बनाते वक्त वो टेक्नोक्रेट खवातीन की सीटें उनमें मैनिपुलेशन करके हुकूमत बेशक बनाई गई। एक दफ़ा टीजेपी और मुस्लिम लीग नून ने बनाई, फिर एक दफ़ा जो है वो काफ लीग ने एक ऐसा फार्मूला लाया कि तमाम वो जितने असेंबली के मेंबरान थे वो एक ही खातून को वोट देंगे, एक ही टेक्नोक्रेट को वोट देंगे। उस वक्त टेक्नोक्रेट की सीटें भी बढ़ा दी ठीक है। थी। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है अब आपने ये तो कह दिया कि वफाक में जिसकी हुकूमत होगी वो इस हल्के में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी, और तो क्या आपका मुकाबला पीटीआई से नहीं फिर नून लीग से होगा? मेरे नज़दीक इस हल्के में मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की होगी। अच्छा, नहीं नून की होगी। मेरे नज़दीक ये है अभी तक, ठीक है, जो हालात नज़र आ रहे हैं सही उसके मुताबिक। सही। इस दफ़ा आपने शायद सुना हो या कुछ इस तरह की बातें तो हैं कि मोहम्मद मूसा साहब भी टिकट के लिए कंपटीशन आपके साथ करेंगे पीपल्स पार्टी के अंदर ही, तो आप उनके लिए छोड़ देंगे? ये अच्छी बात है। सिर्फ इस हल्के में नहीं, और भी बहुत से और भी हल्के जगहों होते में। हैं। मिसाल के तौर पर नगिर का हल्का है, अस्तोर का हल्का है, चिलास के हल्के हैं, और भी हल्के हैं जहाँ एक से ज़्यादा कैंडिडेट पार्टी के अंदर ख्वाहिश रखते हैं इलेक्शन लड़ने की। मूसा साहब भी ख्वाहिश रखते हैं, मैं भी ख्वाहिश रखता हूँ। इसके अलावा भी और भी लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, ज़ाहिरी बात है वो इलेक्शन लड़ेगा और बाकी लोग उसकी सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बड़ी है। बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी डिसएग्रीमेंट बात, वाली ऐसी नाराजगी वाली बड़ी बात नहीं है। बात नहीं है। मूसा साहब भी पार्टी के जियाले हैं और सीएससी के मेंबर हैं। इसी तरह मैं भी पीपल्स पार्टी का सीनियर नायब सदर हूँ। तो ये हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, सही, मसला नहीं है कि मूसा साहब लड़े मैं लड़ूं। सही। पार्टी जिसको टिकट देगी वो इलेक्शन लड़े। ठीक है। आपके हवाले से एक अक्सर तासुर ये मिलता है कि वो जो शेख रशीद कहते हैं कि डी तक कोई और लेके आया, गोल कोई और करता है, तो आपकी पीछे से बड़ी अच्छी काविश होती है, लेकिन वो जो एक छोटा सा मार्जिन होता है अक्सर आप उधर आके मार खा जाते हैं इसी हल्के के हवाले से। तो ये कौन लोग हैं जो आपको आखिर में डाज देते हैं? ये पिछले इलेक्शन का बता दिया आपको कि बयाने की वजह से। बयानिया बनाया उससे गया। पहले वाला तो उससे बयानिया नहीं पहले था। इलेक्शन में भी यानी दूसरे साइड में जो लोग थे, दीदार साहब आ गए, तो बड़े लोगों के तवक्कुआत थे कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन मिले 1000 वोट, लेकिन डिफरेंस बहुत कम था। ठीक है। तो वो कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने धांधली की, तो धांधली होती तो उस वक्त इलेक्शन में हमारे हल्के में होती। मैं पोटेंशियल कैंडिडेट भी था, सब यही कह रहे थे कि ये जीत जाएगा, लेकिन दीदार साहब जीत गए। दीदार साहब ने बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई और वो जीत गए। लेकिन पिछले इलेक्शन में हफीज़ साहब ने हिकमत अमली तो अपने हिसाब से ठीक बनाई, लेकिन बयानिया बनाया। एक सियासी जमात को ऐसा बयानिया नहीं बनाना चाहिए। आज जिस दिन हफीज़ की साहब की हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद देखें कितने लोग हफीज़ के साहब के साथ, उसके बयानिए के साथ दूसरे लोग कितने रहते हैं, वो तो 24 ये जून के बाद पता चला। सही। शुरू में आप हफीज़ुर रहमान को वज़ीर आला भी नहीं मानते थे, आपने खुद कहा था, तो आप मानते हैं उसको वज़ीर आला? नहीं, मेरे मानने या न मानने से वो और बात होती। वज़ीर आला तो वो है, लेकिन मेरे यानी उस पे इल्ज़ामात हैं। मसलन मेरी पर्सनैलिटी क्लैश है आप दोनों का? सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में नहीं, पर्सनालिटी क्लैश तो नहीं है। मेरे नज़दीक मैं डिप्टी स्पीकर रहा, मैंने किसी मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम पीपल्स पार्टी का ये वफाक में भी यहाँ भी ये अलमिया है या ये सोच है कि वो उसकी मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत नहीं करती और मुखालिफिन को दबाने की कोशिश नहीं करती।
ان کے ورکروں پہ ظلم نہیں کرتی. یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے. وہ زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے ان کو مصیبت آتی ہے تو پاؤں پہ پڑتے ہیں اور جب مصیبت سے نکلتے ہیں تو وہیں سے تلوار اٹھاتے ہیں. تو یہ مسلم لیگ کا وتیرہ ہے. ابھی پاؤں پڑنے کے دن آ گئے ہیں ان کے. میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی. اچھا، ایک چیز اکثر یہ دیکھی گئی ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مفاہمت ہوتی ہے، اس کے باوجود گلگت بلتستان میں وہ فضا نہیں ہوتی. آپ لوگ مطلب اسی طرح بیانات اور کولڈ وار کم از کم آپ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. اس کو غلط انٹرپریٹیشن کیا. میرے نزدیک چونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ یا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی وجہ سے میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جہاں بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہاں اپوزیشن اتحاد ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر سندھ میں آپ دیکھیں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ مسلم لیگ نون وہ حکومت کے خلاف ہے، وہاں اپوزیشن میں ہے. اسی طرح وفاق میں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں آج کی اسمبلی میں باہر کی بات چھوڑ دیں، اسمبلی میں پی ٹی آئی، مسلم پیپلز پارٹی، MWM، ITP، JUI کا اتحاد ہے نہیں صحیح ہے نا. اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے نام سے 11 کی 10 ممبر ہیں، وہ سارے اس میں PTI کا ایک ممبر بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی. اوورآل بتائیں نا کہ آپ سیاسی ظاہر شعور رکھتے ہیں، بلکہ آپ پیشن گوئیاں بھی کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے کی تھی. اس دفعہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوں گے کتنی سیٹیں آپ کی پارٹی جیتے گی پورے گلگت بلتستان میں؟ اس وقت پیشگوئی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو الیکشن لڑنے والے ہیں الیکٹیبل جسے کہیں گے یا جو لوگوں فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں وہ نظر آتے ہیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی میں. اگر کسی نے وہ اسلام آباد والی گیم نہ دوڑائی تو پیپلز پارٹی آسانی سے اگلی حکومت بنائے گی. اس میں دو رائے نہیں ہے. کیونکہ گانچے سے لے کے اس پورے بلتستان میں دیکھیں، گلگت میں دیکھیں، پیپلز پارٹی میں جو لوگ ہیں الیکشن لڑنے والے وہ سب سے زیادہ ہیں. بلکہ بعض حلقوں میں 1 سے زیادہ 2 بھی ہیں، 3 بھی. تو اتنے لوگ کسی اور جماعت میں نہیں ہیں. اب مسلم لیگ کا نام لیں تو مسلم لیگ تو 24 جون کے بعد پتہ چلے گا نا کہ حفیظ کے بیانیے کے ساتھ کتنے لوگ رہتے ہیں. اور ان میں سے بھی اکثر وہ لوگ ہیں پچھلی دفعہ جو جیتے ہیں یا جتائے گئے ہیں وہ تکے سے جیتے ہیں. کچھ سیٹیں تو ایسی ہیں جو ان کو ایسے بس خیرات میں ملی ہیں. صحیح. وہاں سے ایک سیٹ واپس بھی ہو گئی جو اس کا مثال ابھی دیکھیں انجینئر اسماعیل کا ہرایا گیا تھا نا. اکبر تابان کو پہلے دن 1 ووٹ سے ہرایا گیا تھا، دوسرے دن 1 ووٹ سے جتایا گیا. چلیں ہمارے پاس ٹائم کی بھی تھوڑی سی کمی ہے. جمیل صاحب، گلگت بلتستان میں 5 سال گزارے اس حکومت نے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف آرا ہیں. گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ 70 سال میں اتنا کام کسی نہیں ہوا تھا جو ہمارے 5 سال میں ہوا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، نواز شریف صاحب میرے خیال میں ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں بہت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ موجودہ CM چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بہت ویژن ہے، ویژن ہوتا تو CPEC سے ایک سنگل پروجیکٹ لاتا، PSDP سے بجلی کا ایک سنگل پروجیکٹ لے آتا. آج بجلی کے اتنے کرائسس ہے، اتنی تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں تھی. کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے ضروریات بڑھ رہے ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر پروڈکشن ہے نہیں. تو اس دور میں حفیظ الرحمان کے 5 سالہ دور میں مجھے بتا دیں، آپ صحافی ہیں، کہ کون سے پروجیکٹ بجلی کے لگیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے، میں بجلی کے تو وہ مانتے ہیں کہ بجلی میں ہماری کوتاہی ہو گئی. اس کے علاوہ کیا یہ جو سڑکیں بنائی ہیں، کون پل سی بنائے سڑک ہیں، بنائی؟ یہ آپ کی جو ہمارے یہ ابھی آخری اس میں جو روڈ میٹل کیا، میں اس کو حفیظ الرحمان کی نااہلی سمجھتا ہوں. اس لیے کہ سیوریج کی اسکیم جو ہے وہ منظور ہے، 1 ارب روپے اس پہ خرچ ہو چکے ہیں اور نیکسٹ پیس پہ ڈسٹریبیوشن ہونا ہے. مجھے آپ بتا دیں، شبیر میر صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، جب سیوریج کی پائپ یہاں سے گزرے گی، ایک طرف ڈرینیج ہے، ایک طرف پینے کے وہ ڈرنکنگ واٹر کی پائپ ہے، تو یہ سیوریج کی پائپ درمیان سے گزرے گی نا. ان پہ تو انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو تو نیب پہ کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے 52 کروڑ روپے ان 2 روڈز پہ، ایئرپورٹ سے لے کے اتحاد چوک اور یادگار چوک سے لے کے وہ رقص سنیما تک 2 روڈ بنائے ہیں اور کہتے ہیں پورے گلگت بلتستان میں جال بچھائے. کاش پورے گلگت بلتستان میں ایسے روڈ ہوتے. آپ اپنی حکومت جو پچھلی تھی اس کو اس سے کس طرح کمپیئر کریں گے؟ آپ نے زیادہ کام کیا تھا. دیکھو، ہماری حکومت میں 2 چیزیں تھیں. ہماری پیپلز پارٹی کی سوچ ہی ہو،
पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो सबसे पहले यह बात थी कि यहाँ कुछ भी नहीं था, तो एक सेटअप दिया, हमें मेन स्ट्रीम पे लाया। आज हफीज़ रहमान साहब या दूसरी जमातें या उनके लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान पे तवज्जो देते हैं, ये तो जरदारी साहब की मरहूम मिन्नत थे ना कि वो इतना बड़ा सेटअप दिया तो इन सब की यहाँ वाह वाह हुई, वरना इनको पूछता कौन था। तो एक तो ये था। दूसरी पहली हुकूमत थी। पहली हुकूमत जब मिलती है ना तो उसके साथ मसाइल भी आते हैं। हमने इतने डिपार्टमेंट्स यहाँ बनाए हैं कि हफीज़ुर रहमान सोच नहीं सकता था। आपके जिगलोट को हमने सब डिवीज़न बनाया, हफीज़ुर रहमान बना देना ज़िला, वहाँ से जीतता है ना, 4,500 वोट वहाँ से लिए है ना। वहाँ क्या काम किया मुझे बता दे। बिजली का 1 मेगावाट का बिजलीघर लगाया है, वो एक बिजलीघर उस दिन इफ्तिताह किया था, वो भी हमारा ही प्रोजेक्ट था पीपल्स पार्टी का। अच्छा, तो सिर्फ 2 रोड्स बना के वो कहते हैं डेवलपमेंट कर दिया। मुझे इनकी डेवलपमेंट नजर मैं इनकी काम इसलिए नहीं गवाऊंगा क्योंकि मैं इनका स्पोक्समैन नहीं, आप गवाते, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। मुझे पता है इन्होंने सैफुर रहमान शहीद अस्पताल बनाया, हम उसको वेलकम करते हैं। बाकी कार्डिक अस्पताल जो बनाया वो हफीज़ुर रहमान का प्रोजेक्ट नहीं है, वो मेहदी शाह ने वो झगड़ा था कार्डिक हॉस्पिटल नहीं हो सका, इन्होंने आगे बढ़ाया हफीज़ुर रहमान के दौर में नहीं, मुशर्रफ के दौर से था। उस कमेटी का मैं मेंबर था, मैं और अमजद साहब ने मिल के मेहदी शाह के साथ सेटल करके वो कार्डिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जगह का तयन किया। PC1 मेहदी शाह के ज़माने में बना था। ड्राइंग डिज़ाइन का टेंडर मेहदी शाह दौर में हुआ था। हाँ, कंस्ट्रक्शन का जो फिज़िकल कंस्ट्रक्शन का काम इसके दौर में हुआ। जब ज़मीन नहीं मिलती, जब PC1 नहीं बनता, जब ड्राइंग डिज़ाइन फिजिबिलिटी नहीं बनती तो हफीज़ुर रहमान के 5 साल उसमें गुजर जाते। जमील साहब ये बताएं, आप अक्सर इस हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, आप किस तरह प्रूफ करते हैं? आपकी हुकूमत के ऊपर भी याद रखें बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे। बिल्कुल थे, हम उसको तस्लीम भी करते हैं। करप्शन की या तस्लीम करते हैं? इस तरह तस्लीम करते हैं। हम पे इल्ज़ाम था कि एजुकेशन की इन्होंने पोस्टें बेची होंगी, उसके बेची तो 2 लोग 3 लोग जेल में थे ना, जो नेब का केस बेबत लेकिन वो तो फिर आप मिनिस्टर तो नहीं था ना। नहीं, देखो ना, बात यह है कि इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी का था ना, उसमें वो 2-3 लोग थे, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो गए। सही है, अगर किया है तो सज़ा होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया था तो बाइज्जत बरी हो गए। हमारे मसला ये, हमारे दौर में पोस्टें इतनी ज़्यादा आई थी कि ये हफीज़ुर रहमान सोच भी नहीं सकते थे। तो इतनी पोस्टें आने के बाद 1-2 जगहों में कुछ लोगों ने किया होगा गलत काम, तो वो इल्ज़ाम ज़ाहिरी बात है। लेकिन करप्शन की दास्तानें तो हफीज़ुर रहमान की पूछे। आपको मैं सबूत के तौर पे लाना भूल गया, मेरे पास रिकॉर्ड थी। इलेक्शन जो फॉर्म भरते हैं ना, इसने पर ईयर इनकम नील लिखा हुआ है। टोटल एसेट में वो 2 दुकानें शो की हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो ओरिजिनल है उसकी, वो जो पंप के साथ है। एक पीछे खेत उसने वो भी है। उसके अलावा जो आज प्रॉपर्टी बनाया है, वो मकान जो बना रहा है ऊपर, वो कहाँ से पैसे आए? उसका भाई जो मकान बना रहा है वो कहाँ से पैसे आए? इनकी सैलरी भी होगी ना इतनी खासी तो। यार, इस सैलरी से अगर वो मकान बनता है, वो उसने 1 रुपये भी इधर उधर खर्च न करके भी वो मकान, मेरे हिसाब से वो 2 मकान नहीं बनते। डॉक्टर इकबाल की तनख्वाह कितनी है, इतना मकान बनता है। ये दास में, कशीर उदास में जो ज़मीन ली है वो कहाँ से ली है? इन्होंने अपने सालों के नाम से इधर सोनीकोट में पिछले दिनों ज़मीन ली है अपने साले के नाम में, वो कहाँ से ली है? उसके साले के पास पैसा कहाँ से आया? तो किसी जो मुतलका इदारे में आप गए हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। हम चूँकि सियासतदान हैं, एक पार्टी को हेड करते हैं, तो हमारा काम है हम लोगों को बताएं, इदारों को बताएं। हम 10 दफ़ा यानी अखबारों में हमारी बयानात आ चुके, TV चैनल्स में प्रोग्राम किया, हमने इल्ज़ाम लगाया। नहीं, गलत है तो हमारे खिलाफ कोर्ट में जाए ना, क्यों इल्ज़ाम लगा? आप कोर्ट में गए थे उनकी डिग्री के हवाले से। डिग्री उसकी जाली डिग्री, तो कोर्ट ने तो आपके हक में फैसला नहीं दिया? नहीं, कोर्ट में आपको किसने कहा? क्योंकि वो तो लेके वो तो जज साहब रातों रात भाग गए, वो तो आप अवेयर हैं। बेंच टूट गई, फिर उसी जज ने जो रात को भाग गया था, सिंगल बेंच में केस सुनने के लिए हमें नोटिस किया, हम पेश ही नहीं हुए। इसलिए कि हमें पता था। क्या पता था? कि वो हमें नोटिस, बगैर नोटिस किए हुए वो फैसला एक तरफा सुनाया, तो उसके खिलाफ मैंने अपील की है। अच्छा, अभी वो जो ही बेंच बैठेगा तो वो अपील सुनेगा। तो मेरे नज़दीक चूँकि उसकी डिग्री जाली है। अच्छा, बाज़ लोग उस वक्त ये कहते थे कि आप और उस जज के दरमियान कुछ था जिसकी वजह से उसको अचानक। सादी बात है ना, मैंने इल्ज़ाम लगाया ना। शब्बीर मीर साहब, आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं,
है तो आप साबित करें ना, किसी अखबार में दिखा दे, किसी टीवी चैनल में दिखा दे, हम ये सियासत भी छोड़ देंगे, हफीज़ुर रहमान के लिए हमेशा मैं ख़ुद वोट भी दे दूँगा। वो आलिम की डिग्री जो उसने टेक्नोक्रेट के लिए 2009 के इलेक्शन में जमा किया था, वो लाके कौम के सामने दिखा दे, मैंने फ़लाना मदरसे वफाकुल मदारिस की ये मेरी डिग्री है, वो दिखा दे। यकीन करे अगला इस इलेक्शन में मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, पीपल्स पार्टी किसी और को लड़ा देगी। अच्छा, वो लाके दिखा दे ना, ठीक है। कौम को क्यों धोखा देता है? ये तो वो जज से मिल के, अच्छा, वो रातों रात जज को बका के, ठीक है। ये तो पूरे आपको भी पता है, आप हंस रहे हैं जो भी हो नहीं, रहा मैं तो है। ये कह रहा हूँ कि उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि आप जज से मिले हुए हैं, जज और आपके दरमियान नेक्सस। नहीं, मैं जज से, मैं तो पिटिशनर हूँ ना, मैंने वो तो उसके अचानक खिलाफ उसको- केस किया। ठीक है। अचानक नहीं, पिछले 2 साल से तारीखें चल रही थी, कोर्ट का प्रोसीजर आपको पता है। तो जज साहब ने उसके आखिरी दिनों में उसने उसको 100 मोटो में कन्वर्ट किया। सीएम साहब को ये कहा कि आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री लेके आए। तो अगले दिन डिग्री लाने की बजाय रातों रात, चूँकि वो जज साहब मेरा भी रिश्तेदार है, आपका भी रिश्तेदार है, हफीज़ुर रहमान साहब का रिश्तेदार है, वो उसने कोर्ट में जाने से बेहतर समझा कि मैं रात को इस्लामाबाद की सैर करूं। वो इस्लामाबाद चले गए, बेंच टूट गया। सही, तो ठीक। जब बेंच टूट गया तो फिर उसको ये फैसला नहीं देना चाहिए था, ठीक है। जाते जाते वो फैसला भी दे दिया। चलें, बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जमील अहमद साहब की सुनी। हल्का 2 के एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये हल्का गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हल्कों में से सबसे टफ हल्का कहा जा सकता है इसको। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मीज़ान अल्ट्रा रिच, हर प्याली दिल वाली।